नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पथिकृत पाइन जी। स्वागत कर रहा हूँ पथिकृत जी का जयपुर डायलॉग्स पर एक बार पुनः। और आज हम बात करेंगे कि भाई हमारे यहाँ जो महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शंस हुए, उसके बाद से जो तथाकथित डीप स्टेट है या जो वेस्टर्न एस्टैब्लिशमेंट है, उसमें क्या परिवर्तन आया है और उनकी जो भारत के विरोध में जो कार्रवाइयाँ हो रही थी, उसमें क्या कोई इम्पैक्ट पड़ा है या पड़ेगा? भविष्य में क्या रहेगा? स्वागत है आपका पथिकृत जी। संजय जी, आपको प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को जयपुर डायलॉग के उनको भी प्रणाम मेरा। नहीं सर, तो एक तो यही मैं चीज है कि जी जी जी, बताइए। जी। देखिए, हरियाणा इलेक्शन से पहले ये बिल्कुल ओपन बात हो रही थी कि जो पूरा जो सोरोस का गैंग है, वो दिल्ली को चारों तरफ से घेरने के लिए पूरी तैयारी कर चुका था। और यहाँ तक कि जो नेता थे कांग्रेस वाले, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि भाई हम जैसे ही जीतेंगे वैसे ही हम शंभू बॉर्डर खोल देंगे। तो बिल्कुल स्पष्ट था कि उनका जो इंटेंशन था वो घेरने का था। बट आप जानते हैं कि भाई लोकतंत्र में लोग समझदार जब होते हैं तो फिर इस तरह की बात नहीं होने देते हैं। उन्होंने कांग्रेस को बुरी तरह से हरा दिया। महाराष्ट्र में भी यही हो रहा था और आपने देखा महाराष्ट्र में चुनावों के बीच में पार्लियामेंट के पहले जैसे हर बार होता है, फिर से अडानी को लाया गया। अ, चुनावों के तुरंत बाद पार्लियामेंट के पहले। लेकिन चुनाव का रिजल्ट आते ही वो सारा का सारा रिवर्स हो गया। वो मार्केट जो कोलैप्स की थी एक दिन, वो पूरी की पूरी पलट गई। तो ये जो कहा जाता है कि भाई यदि आपको विदेशी ताकतों से जूझना है या आपको कुछ और दिक्कतें आ रही हैं, तो अल्टीमेटली आपको अपने घर पे स्ट्रांग होना पड़ेगा। इसको आप कैसे देखते हैं? जी सर, एग्जैक्टली एकदम सही है कि आपकी इंटरनल इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा तो एक्सटर्नल वायरस आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो जैसे होता है और इसी तरह से जो एक्सटर्नल जितने सारे वायरस है, और इस बार बहुत बड़े एक हिंदुस्तान में एक पॉलिटिकल पैंडेमिक करने की कोशिश कर रहा था, उनके लिए तो तीन सेटबैक्स है सर। पहला सेटबैक तो हरियाणा में था ही। उसके बाद कमला एंटी जीत नहीं पाई, उसकी जगह ट्रंप आ गया। और तीसरी चीज जो और तीसरी चीज सर महाराष्ट्र। तो प्लान तो सर ऐसा था कि अ, अगर आज देखेंगे क्या हुआ कनाडा में। जो ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा था निज्जर का मर्डर का, वो टॉप कोर्ट ने ले लिया। मतलब ऑन ए फास्ट ट्रैक बेसिस टॉप कोर्ट, मतलब उनके शायद सुप्रीम कोर्ट ही उसके ऊपर डिसीजन दे देगा। और आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर ये डिसीजन 20 जनवरी के पहले, बहुत पहले आ जाता है। तो जनवरी के पहले हफ्ते आ जाएगा और 2 हफ्ते में थोड़ा बवाल मचाएगा सरकार, यूएस सरकार, कैनेडियन गवर्नमेंट, ये सब। तो सर एक्चुअली प्लान जो था, जितना लगता है, एक तो है कि वो बॉर्डर खोल देंगे, निर्जर वाला इशू और भी चलाया जाएगा। फिर पंजाब से लोगों को लाओ, किसान आंदोलन के नाम पे दिल्ली को एकदम घेर लो। फिर इस पर मणिपुर में भी और नॉर्थ ईस्ट में भी और बहुत बड़ा कुछ कर दो। क्योंकि ये आप देखेंगे मिजोरम का जो चीफ मिनिस्टर था, जिस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि द जो कम्युनिटी हैज टू कम टुगेदर, डिवाइडेड बाय इनटू 3 कंट्रीज नेशनल, ये जिस तरह के स्टेटमेंट था। फिर अदानी वाला इशू ले आओ। फिर महाराष्ट्र में जो रिजल्ट आएगा, उसके बाद जाति जनगणना एक इतना बड़ा मुद्दा बना दो कि जातियों में लड़ाई हो जाए। फिर जितने सारे फॉल्ट लाइन्स है, नॉर्थ साउथ, उसमें भी लड़ाई लगा दो। तो ये पूरा का पूरा एक प्लान था। और इस बीच में ऐसा माहौल बनाओ कि रशिया जो है बुरी तरह से अटैक फिर से करे, जो अब तो लगता है कि और भी करेगा। कीमतों की जो सारे बड़े बड़े जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स है, कमोडिटीज है, कीमत बढ़ जाए। फिर सरकार को घेरो कि कीमतें क्यों बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन क्यों है, माहौल खराब करो। फिर वो वकफ लेके, भले ही उस टाइम अगर 2 इलेक्शन हार जाता तो पास होना तो पॉसिबल था ही नहीं। फिर आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम के ऊपर प्रेशर लाओ, जेडीयू के ऊपर प्रेशर लाओ। उसके ऊपर तो यूएस कॉन्सुलेट के मेंबर्स काम कर ही रहा था शायद। फिर ऐसा माहौल करो कि सिविल अनरेस्ट बहुत बड़े पैमाने में बढ़ जाए। और उसके बाद
वही वेस्टर्न मीडिया सिविल अनरेस्ट तैयार करने के बाद लिखेगा हिंदुस्तान का सिचुएशन इतना खराब है, यहां पे मैन्युफैक्चरिंग या इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए, इट इज नॉट सेफ। तो ये पूरा गेम प्लान था। और इसके ऊपर ऐसा नहीं है, जैसे सर आप ही के कार्यक्रम में मैंने कहा था कि अगले 2 महीना जो होगा बहुत क्रिटिकल होगा। तो महाराष्ट्र इलेक्शन, हरियाणा इलेक्शन हारने के बावजूद मतलब जो विपक्ष के जो लोग हैं जो हार गए, और जॉर्ज सोरोस जो बहुत दुखी है इन दोनों के बावजूद, इन दोनों हार के वजह से, और कमला हैरिस हार गई इसके वजह से, इसका मतलब ये नहीं कि ये सब बैठ गए हैं। तो इसीलिए सर मैंने आपको कहा था कि जो 2 महीना है वो बहुत क्रिटिकल है। तो उस टाइम मुझे बहुत कमेंट्स आया था कि नहीं ऐसा नहीं होता है, वहां पे कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा। सर डिसीजन ले रहा है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, या बाइडेन के पीछे जो लोग खड़े हैं वो डिसीजंस ले रहा है। अब देखिए रशिया ने वो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम जो लॉन्च करने को दिया यूक्रेन को, उससे आउटकम ऑफ द वॉर में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा किया कि प्रोवोक किया। और रशिया ने जो इस्तेमाल किया उसके बदले में, वो तो इंडिकेशन है कि अगले बार या बाद में ये रेस्ट ऑफ यूरोप में भी जा सकता है। इट इज ए हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। और यहां पे भी अदानी वाला इशू डेलिबरेटली किया है, और मैं उसमें आऊंगा क्यों किया है। इसके बाद केनिया में जो कैंसिल हुआ $2.5 बिलियन या $2 बिलियन का, उसको लेके लोग सवाल उठा रहे हैं कि तो केनिया क्यों किया। तो केनिया के बारे में सर मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मई के महीने में केनिया वॉज डेजिग्नेटेड बाय यूएस एज अ मेजर नॉन नेटो एलाई। मई में अनाउंस हो गया मेजर नॉन नेटो एलाई। इतना बड़ा एक उसको दे दिया, तवज्जो दे दिया, इतना बड़ा एक जगह दे दिया, और नवंबर आते आते उसने डील कैंसिल कर दिया। तो इसमें कौन सी नई बात है, कौन सी बड़ी चीज है। एक बात सो इट्स ऑल प्लान्ड। एक चीज से ये केन्या की जो बात आई उसमें जो ये डील कैंसिल करने वाली बात आती है, इंटरनेशनल डील्स में तो आर्बिट्रेशन क्लॉज, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन क्लॉजेस हैं, ऐसे ये कैसे कैंसिल कर देते हैं? दे विल एंड अप पेइंग हेवीली इन आर्बिट्रेशन। हाँ सर, आर्बिट्रेशन में अगर पे, उसमें तो ऑब्वियसली क्लॉजेस होता है। आर्बिट्रेशन में जो खर्चा आएगा, खर्चा पानी अमेरिका दे देगा ना सर, किसी और अमेरिकन कंपनी को दे देगा, किसी और को दे देगा। वो बोलेगा कि मैं भरपाई कर दूंगा, तुम अब फिलहाल तो कैंसिल करो, अभी माहौल बनाओ अगले 2 महीने के लिए, बाद में देखा जाएगा। तो ये तो माहौल बनाने के लिए है, इसमें ऐसा मतलब थोड़ी ये है है कि कि हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द 2 month ट्रिक, 2 month डेस्परेशन ट्रिक। नहीं, ये सर एब्सोल्युटली। और इसको आप कह सकते हैं कि स्कॉर्चिंग अर्थ पॉलिसी है ना। स्कॉर्चिंग अर्थ पॉलिसी बेसिकली ऐसा होता है मिलिट्री टर्म्स में कि बॉर्डर रीजन को डेवलप ही मत करो, ऐसा करके रखो कि आपके जो शत्रु है वो आ ही नहीं पाए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं आने का। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है स्कॉर्चिंग अर्थ पॉलिसी का, जो सद्दाम हुसैन ने किया था कुवैत छोड़ के जब भाग रहा था गल्फ वॉर के टाइम, वो क्या कर रहा था, वो सारे जितने ऑयल फील्ड्स है, तेल के खदान थे कुवैत के, वो सब जला के चला गया था कि अगर मैं नहीं कर सकता, अगर मैं नहीं ले सकता, किसी को करने नहीं दूंगा, किसी को लेने नहीं दूंगा। तो ये अभी जो दिख रहा है कि दे आर एक्चुअली डूइंग दैट, कि अगर मैं नहीं हूं, या फिर इनके जो जो पूरा जो बिग लॉबी है जो शैडो में रहता है, कि ऐसा माहौल करो कि सिचुएशन इतना बिगड़ जाए, सिचुएशन इतना बिगड़ जाए कि ट्रंप के लिए फायर फाइटिंग करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, फायर फाइटिंग करता रहेगा। और जो उसके कोर इश्यूज है, चाहे वो इमिग्रेशन लेके हो, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बना के एफिशिएंसी गवर्नमेंट में लाने का हो, चाहे वो पेंटागन का ऑडिट करने का हो, चाहे वो वोकिज्म के खिलाफ जो वो मुहिम छेड़ा है, उसके ऊपर उतना वो फोकस ना कर पाए जितना वो सोचा था वो करेगा। ऐसा माहौल कर दो। तो वही कर रहा है सर। और मैं ये बोल रहा हूं कि इट्स नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, और भी बहुत कुछ होने वाला है, आई एम वेरी श्योर। हाँ, ये है जितना इन लोगों ने सोचा था वो कर नहीं पाया। दिस इज वाई दीज 2 इलेक्शन, जैसे आपने कहा, बहुत बहुत क्रूशियल है। हम लोगों ने सर आप ही के प्रोग्राम में आप ही ने कहा था कि हरियाणा के लोगों ने देश को बचा दिया, और उसके साथ सर अभी महाराष्ट्र को भी जोड़ना है। ये जो आउटकम है, महाराष्ट्र के लोगों ने तो ऐसा डिसाइसिव मैंडेट दिया है कि अब वो जो है वो अपने बेचारे जो है वो घाव भी नहीं सहला पा रहे हैं।
हाँ, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। अभी उद्धव ठाकरे के लिए भी वक्फ के खिलाफ वोट देना भी मुश्किल हो जाएगा। वो अमेंडमेंट बिल जो आएगा, मुझे लगता है कि तब तो वो पार्टी में जो भी बचा कुचा है वो भी नहीं रहेगा, बाकी सब शिंदे में चला जाएगा। तो सरप्राइज नहीं होंगे अगर जो 9 उनके एमपी है अभी वो वक्फ के पक्ष में, अमेंडमेंट के पक्ष में ही वोट दे दे। तो ऐसा सिचुएशन हो गया है। बट सर इसके बावजूद, हाँ, ये हालांकि, तो मैंने एक चीज़ बोली थी, जब जी मैं इलेक्शन एनालाइज करता हूँ तो उसमें ये बात बोलता हूँ मैं कि भाई ये इलेक्शन का सबसे बड़ा प्रभाव ये होने वाला है कि जो बीजेपी है दे माइट एंड अप विथ 272 नाउ, हाँ क्योंकि ये जो इनका एमवीए है इसके जो दो घटक हैं, यानी शरद पवार विद हिज 8 सीट्स, और ये पूरा का पूरा जो इनका आपका 9 सीट जो शिवसेना 9 से। उद्धव ठाकरे के पास है, ये तो सारे एमपीज तो इनके आने के पास तैयार हैं। और मैं ये देख रहा था कि जो बॉम्बे के जो लेजिस्लेटर्स हैं इनके, इन्होंने बॉम्बे और बॉम्बे सबर्बन में मिला के 10 सीटें जीती हैं। टोटल जी 20 सीट्स हैं, उसमें से 10 सीट्स दे हैव वन इन दिस एरिया। और उसमें एमएनएस ने जो वोट काटे हैं उसके कारण भी इनको काफ़ी फायदा हुआ है, बल्कि उल्टा बजाय नुकसान होने के। तो ये जो 10 लोग हैं, इनमें से कम 8 ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भैया हम आपकी इन नीतियों के साथ नहीं चल सकते। हाँ, एब्सोल्युटली। और जो बाकी जो 10 सीट जीते हैं आउटसाइड बॉम्बे, वो भी यही कह रहे हैं कि ना, ये मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं चलेगा भाई साहब। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वो जिस प्रकार से पिछली शिवसेना टूटी थी, ये भी टूट जाए। जी सर, एब्सोल्युटली। तो सर अभी तो 2 ही लग रहा है। एक तो है कि एक तो कंसर्न शायद सबको है, सिर्फ मुझे नहीं, और आपको भी इसके बारे में काफ़ी आशंका होगा कि स्ट्रीट प्रोटेस्ट और स्ट्रीट वायलेंस होने की बहुत बड़ी आशंका है अगले हाँ, 2-3 देख महीने रहे हैं में। ना, संभल में हो रहा है इस समय। जी, एक तो वो चीज़ है। और अदानी के खिलाफ जो किया, उसके बारे में अगर आप पूछेंगे तो मैं डिटेल्स में बताऊँगा। लेकिन अदानी के ये जो एक इंडाइटमेंट दिया है, ये बेसिकली इंडाइटमेंट इज़ नॉट एट ऑल अ कन्विक्शन, ये तो एक्विजिशन है, फॉर्मल एक्विजिशन भी नहीं है। बट इससे क्या होता है, अगर आप उनके रूल्स देखेंगे, रूल्स ये होता है कि कोई भी कोर्ट, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी कोई इंडाइटमेंट आ जाता है, तो यू कैन नॉट रेज़ फंड्स फ्रॉम अमेरिकन मार्केट। आप अमेरिकन मार्केट से फंड नहीं रेज़ कर सकते। तो अदानी को वहां पे ड्राई डाउन करने की कोशिश की गई है। और दूसरी चीज है, सरप्राइजिंग चीज जो ये है, अदानी के ऊपर अगर इतना इनको ये था, मतलब आप देखेंगे हैरानी वाली 2 चीजें। एक तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एट 824 बिलियन डॉलर का खुद हिसाब नहीं दे पा रहा है कि कहां पे पेंटागन ने खर्च किया है। लेकिन अदानी के खिलाफ पीछे पड़े हैं, जैसे वो 5 आई अलायंस वाला इजराइल को बोल नहीं पाया कि कब अटैक होगा, लेकिन निज्जर जो वो कहते नहीं नहीं ये तो एक ऑर्डिनरी प्लम्बर था, उसके देहांत से इन लोग पूरे 5 देशों की इंटेलिजेंस उसके पीछे पड़ गए कि उसको जस्टिस देना है। अच्छी बात है, दीजिए। तो सिमिलरली ये अडानी का जो इन्वेस्टमेंट इन द कोलंबो पोर्ट है, शायद एक, वहां पे कोलंबो पोर्ट में ही अदानी का एक इन्वेस्टमेंट है। वहां पे आईडीएफसी जो है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसने 533 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किया है। सो देर इज अ क्लियर कट अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो इन द अदानी पोर्ट्स। और उनका हम्म, सर जो प्रॉब्लम अदानी के साथ है, अदानी के साथ प्रॉब्लम 3 कारणों से है। देखिए, ये सारे के सारे जो चीज है, ये पिटीशन फाइल करना भी कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि पन्नू से भी पिटीशन फाइल करवा दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जब यूएन में पीएम गए थे इस बार। इसी वजह से शायद इसी वजह से एनएसए नहीं गए थे इस बार। तो पिटीशन फाइल करना कोई बड़ी चीज नहीं है। और यही जो जुडिशियरी है अभी यूएस में, इसने पूरा कसर लगा दिया था ताकि ट्रंप इलेक्शन ना लड़ पाए। यही जो जुडिशियरी है। और अनलाइक इन इंडिया, यूएस का जो जुडिशियरी है वो सेनेट डिसाइड करता है, सेनेट अपॉइंट करता है मेजॉरिटी ऑफ जजेस, नॉट ऑल बट मेजॉरिटी ऑफ जजेस। और उस जजेस के बारे में ट्रंप ने क्या नहीं बोला था, क्या नहीं बोला था। तो बेसिकली जो है, इसका कोर कारण अगर आप ढूंढेंगे तो बेसिकली ये होता है कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी लेके इंडिया जो डिसीजन लेता है कि हमें अमेरिका की हर बात नहीं सुनना है, लेकिन अमेरिका के साथ रिश्ता भी अच्छा रखना है। तो ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इनको इनको हजम नहीं होती, ये हम सबको पता है।
स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी सर कोई देश तभी उसके पास होता है जब वो स्ट्रैटेजिकली इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता है। स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी आपका अगर स्ट्रांग होगा तो वो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी आपका आता है। तो स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एक बहुत अहम चीज है पोर्ट्स। तो अदानी का जो प्रोफिशिएंसी है, अदानी का प्रोफिशिएंसी दो चीजों में है जिसके वजह से इट हैज बिकम अ सोर इन द आईज ऑफ सम इन अमेरिका। एक है मैनेजमेंट ऑफ पोर्ट्स, इसकी प्रोफिशिएंसी जो है, क्योंकि पोर्ट्स, खास करके पोर्ट्स में ऐसा है कि आपके 10-15 साल का जेस्टेशन पीरियड होते हैं, आपको रिटर्न्स नहीं मिलते। इस वजह से जो विजिंजम पोर्ट है केरला में, वो तो केरला सरकार ने भी अदानी को बोला तुम संभाल लो, हमसे नहीं होगा, प्लीज यू डू इट। दूसरी चीज है अदानी का जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है तीन चीजों में, दो चीज खास करके, एक है ग्रीन हाइड्रोजन में और सोलर में, रिन्यूएबल एनर्जी में। वो लोग क्या कर रहा है सर, दे आर क्रिएटिंग समथिंग कॉल्ड एन इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन विद इन द कंट्री। ये सिर्फ धंधा नहीं कर रहा है कि मैं सोलर पैनल लगाऊं और बिजनेस करूं, दे आर क्रिएटिंग मतलब एंड टू एंड बिजनेस सप्लाई चेन वो बना रहा है। मतलब सोलर पैनल, फोटोवोल्टेक सेल्स, सब कुछ वो बना रहा है। और इसी वजह से जो रिन्यूएबल एनर्जी में 2020 से 21 में हम लोगों ने थोड़ा स्लो था इंडिया, हालांकि मोदी जी ने कमिट किया था, लेकिन थोड़ा स्लो इसी वजह से था क्योंकि हमारा पूरे के पूरे इंपोर्ट डिपेंडेंस था चाइना के ऊपर। तो आत्मनिर्भरता सर इसी इसी जगह पे हो रहा है। रिलायंस का भी है, अदानी का भी है। और क्योंकि अदानी एक्चुअली इंटीग्रेट्स इंडियन इथोस, इंडियन कल्चर विथ बिजनेस, जहां पे एट द कोर ऑफ देयर बिजनेस इज द फैमिली, क्योंकि अमेरिकन कॉन्सेप्ट इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। और वो भाव नहीं देता है अमेरिकन इन्वेस्टर्स को उतना। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट ही डजंट अलाउ देम टू कंट्रोल द स्टफ। तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रहा है सर, उनके जो पोर्ट्स और रिन्यूएबल एनर्जी। एंड दूसरी चीज है इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस विद नेशनलिज्म। जो अमेरिकन बिजनेसेस जितने सारे हैं, जिनको हम शैडो कहते हैं या वो डीप स्टेट कहते हैं, उनके लिए ये होता है कि देश मायने नहीं रखता। आपके आपके बिजनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एवरीथिंग एल्स, बिजनेस इटसेल्फ इज बिगर देन अ कंट्री। दीज आर सम क्रिटिकल रीजंस। ऐसा नहीं कि अदानी इज द फर्स्ट कंपनी बीइंग टारगेटेड इन इंडिया, और ऐसा भी नहीं कि अदानी विल बी द लास्ट कंपनी। बट ये टारगेट अभी इस वजह से हो रहा है बिकॉज ऑफ पोर्ट्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी। रिलायंस में अगर आप पिछले 2-3 साल में देखेंगे, एटलीस्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स आया है, शायद कुछ कारणों से, इस वजह से शायद। हालांकि उनके नाराजगी रिलायंस से भी है, ऐसा नहीं कि रिलायंस के ऊपर नाराजगी नहीं है, क्योंकि रिलायंस ऑल्सो प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल इन दिस आत्मनिर्भरता। लेकिन क्योंकि रिलायंस का एनवीडिया के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है, या फिर फेसबुक का भी कुछ स्टेक है टेलीकॉम में, या बहुत बहुत सारे दूसरे में, या फिर डिज्नी हॉटस्टार के साथ जो कोलैबोरेशन हुआ, थोड़ा ठंड हो गया है। ब्लैक रॉक से भी तो हो रहा है ना वो, इसी वजह से थोड़ा ठंड हो गया है। बट ऐसा नहीं है कि रिलायंस हैज चेंज 100% जो वो चाहते हैं। मतलब मतलब इनके बस चले तो वो जकरबर्ग और ब्लैक रॉक के सीईओ से भी खाना परोसे, अगली बार जब वहां पे कोई त्योहार या अनुष्ठान होगा तो उनसे भी बोलेगे चाहो तुम थोड़ा खाना दे के आओ सबको। तो ये कल्चर वो तो छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज दे आर डीपली इंटीग्रेटेड इनटू द इंडियन कल्चर। बट दे हैव, उनको भी शायद लगा कि आई कैनॉट टारगेट बोथ द अदानीज एंड द अंबानीज टुगेदर, सो दे फाउंड अदानीज टू बी मोर, जिसको आप टारगेट कर सकते हैं, बिकॉज रिलायंस उनके लिए लगा कि इट्स फार बिगर। अब रेवेन्यू में भी देखेंगे, रिलायंस इज ऑलमोस्ट लाइक $120-130 बिलियन, कंपेयर टू दैट अदानी इज अराउंड $40 बिलियन। बट एक चीज तो है, अमेरिकन आर इंटेलिजेंट, उनको ये जितने सारे चीज सर कर रहा है, ऐसा नहीं कि ट्रंप आएगा तो सब बंद हो जाएगा। ये बेसिकली कर रहा है कीपिंग द 10 ईयर विंडो इन माइंड कि 10 साल बाद क्या होगा। इस तरह से अगर चलेंगे, वो मैंने तो सुना है सर, कुछ उनके थिंक टैंक्स है अमेरिका में, वो सोचते हैं कि चाइना इज टुडेज कंसर्न, अमेरिका इंडिया इज द कंसर्न फॉर टुमारो। सो बेसिकली दिस इज द रीजन। इट्स नॉट दैट हमने कोई गलत कुछ किया है जिसके वजह से वो ये कर रहा है, इट बिकॉज उनके सर मानसिकता ये है कि किसी ने सही कहा कि दे ट्रीट दीज कंट्रीज एज, जैसे प्लांटेशंस में स्लेव वर्कर्स को जैसे ट्रीट किया जाता है, वैसे ही वो इमर्जिंग इकोनॉमीज या सबको ऐसे ही ट्रीट करना चाहता है, क्योंकि वो ट्रीट नहीं कर पा रहा है। इस वजह से उनके लिए इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ताकि वो दूसरा चाइना ना बने। दूसरी चीज जो मैंने पहले भी कहा था कि इंडिया को सबक सिखा के पूरे जितने ग्लोबल साउथ है इसको लाइन पे लाओ। कर नहीं पाएगा वो अलग चीज है, लेकिन वी हैव टू गो थ्रू अ टर्मोइल। आई एम वेरी श्योर अदानी वाला इशू भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। कुछ एक्चुअली कोई इन्वेस्टिगेशन
वो जितने विपक्ष के कोई भी सरकार इन्वेस्टिगेशन, आई डोंट थिंक दे विल गेट इनटू दैट मेस, बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। इतने बड़े सारे इन्वेस्टमेंट्स करके रखे हैं। आप बताइए कौन सा पॉलिटिकल पार्टी कोर्ट में जाके अदानी के खिलाफ कन्विक्शन लाया? और अगर सर इतने सारे हिट जॉब अगर अदानी के खिलाफ ना होता, तब तो ये फिर भी पीपल वुड हैव थॉट कि नहीं नहीं कुछ तो दाल में काला है। ये तो अब सर नॉर्म हो गया। अरे पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला, अदानी के ऊपर कुछ आया नहीं अब तक। अब तो लोग वेट कर रहा है कि इस बार कब कब आएगा अदानी के ऊपर कुछ, क्योंकि इट हैज बिकम नॉर्मल। सो आई डोंट थिंक कि इतने ऊपर ये चिल्ला मिल्ली कुछ होगा पार्लियामेंट में, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ होगा। बट ऐसा नहीं है कि दे आर गिविंग अप, दे विल ट्राई डेस्परेटली मेनी थिंग्स। बैक टू यू सर। एक और भी बात आ रही है कि बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करने के कारण भी डीप स्टेट नाराज है। 100% हो सकता है, वेरी ट्रू। मैं वो मिस कर गया। यू आर 100% राइट सर। इट कैन बी लाइक कि हाउ डेयर यू डू दैट। अच्छा, ये जो घेरने की बात आप बोल रहे थे, इसमें बांग्लादेश वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बांग्लादेश में सर उनके जो क्लरिक्स है, जिनको वहां पे हुजूर कहा जाता है, वो तो ओपनली देर गिविंग अ कॉल नाउ सम ऑफ देम कि इंडिया को ऊपर आक्रमण करना है। सो इंडिया बांग्लादेश इज अ वेरी बिग थिंग। एक तो सर फ्रस्ट्रेटेड है कि सरकार चेंज हो गया। अब बांग्लादेश में भी ये चर्चा है कि जनवरी से होगा क्या, 20 जनवरी के बाद, बिकॉज दे नो कि वेयर दे वुड स्टैंड। एट द सेम टाइम उन्होंने जिनको लेके सरकार बनाना था बना तो दिया, बट अभी अगर कंट्रोल करने का कोशिश करेगा तो थोड़ी कंट्रोल कर पाएगा। बट नेवरदलेस वो अलग चीज है। ये जो पावर नहीं दे रहा है ना सर, बांग्लादेश में बहुत बड़े पैमाने में प्रॉब्लम चल रहा है। there's a huge problem with power outage, huge problem। तो इस वजह से भी हो सकता है कि ये किया गया है। इंडाइमेंट के लिए कोई एविडेंस की जरूरत होती नहीं, नथिंग इज रिक्वायर्ड, यू जस्ट नीड टू गिव अ चार्ज, दैट्स इट। तो कर दिया। ऐसे ही करते सर वो लोग। और हमारे यहाँ भी तो बैठे हैं ना सर लोग, इसको अरे अमेरिका ने बोला होगा सही होगा, इसका मतलब चलो कुछ करो, अदानी इतना बुरा है। मैं सर आज तक हैरान हूं, जितने सारे हमारे ऑपोजिशन के लीडर्स बड़े बड़े हैं जो अदानी अंबानी करता रहता है, आज तक सर उन्होंने कोई भी अमेरिकन कंपनी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। कि अमेरिकन कंपनी दूध के धुले थोड़ी होते हैं। इन्होंने अच्छा, गलत काम चाइनीज यहाँ पे कंपनी कुछ, के खिलाफ भी कुछ नहीं कहा? चाइनीज कंपनीज के खिलाफ तो बोलेगा ही नहीं सर, वो तो बोलेगा ही नहीं। सो दैट्स द रियलिटी। सो आई थिंक पीपल नीड टू वेक अप कि ये ऐसे ही नहीं किया जा रहा है। तो अदानीज आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग हेविली इन द पोर्ट्स, और सिर्फ इंडिया के पोर्ट्स नहीं सर, इंडिया के पोर्ट्स नहीं। और आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू गो इन सम ऑफ दिस पोर्ट्स। उनके जो टर्न अराउंड टाइम है, मतलब इट पुट्स टू शेम सम ऑफ द स्टेट ओन्ड पोर्ट्स ऑफ इंडिया, जो पोर्ट ट्रस्ट होते हैं। यस 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 यस, वो तो भाई देखिए, मैं तो आई हैव बीन मैरिनर, ओके, बिफोर जी ज्वाइनिंग जी। द आईएएस यस यस। आई वाज अ मेरीन इंजीनियर सेलिंग ऑन मर्चेंट शिप्स। तो इनका जो मुंद्रा पोर्ट है उस पे गारंटेड टर्न अराउंड टाइम है, और इफ दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड दैट दे पे कॉम्पनसेशन वॉलंटरली। जी जी। सो नेचुरली पीपल गो टू मुंद्रा। वो क्यों आएंगे बॉम्बे में? 15 दिन जो है वो एंकरेज में वेट करना पड़ता है। जी। और इंटरेस्टिंग चीज है कि अदानी हैज बिकम अ ग्लोबल नेम फॉर पोर्ट मैनेजमेंट। आज सिर्फ इंडिया में नहीं, चाहे आप इंडोनेशिया देखेंगे, चाहे वो ग्रीस देखेंगे, यूरोप के दूसरे देश देखेंगे, इंक्लूडिंग हाइफा, जो इसराइल का सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है, दैट इज नाउ ऑपरेटेड बाय अदानी। तो सर ग्लोबली तो कोई अदानी को ऐसे भाव नहीं देगा ना, अनलेस दे हैव दैट प्रोफिशिएंसी। तो वो मतलब दे हैव हाइफा इज द डेवलप्ड दैट लार्जेस्ट। कैपेबिलिटी। हाइफा इज द लार्जेस्ट। हो सकता है, आई माइट बी मिस्टेकन। तो हाइफा जैसे जगह में वो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर कहीं पे कभी मटेरियलाइज होता है, तो पोर्ट मैनेजमेंट इनवेरिएबली हैज टू गो टू वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अदानीज आर इन द सम ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। प्रॉब्लम सर ये है कि देखिए, हमारे यहाँ पे भी वो ग्रेटा थनबर्ग की तरह बहुत लोग क्लाइमेट क्लाइमेट चिल्लाते रहते हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी इज अ वेरी बिग बिजनेस पोटेंशियल फॉर द ग्लोबल नॉर्थ या डेवलप्ड कंट्रीज। वो क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट एक्टिविज्म को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं टू सेल ग्रीन एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी। वो कोई भी ग्रीन टेक्नोलॉजी फ्री नहीं देता, सब्सिडाइज रेट में देता नहीं है। वही सबसे बड़ा इशू है COP20 का, जिसके लिए हर बार ये ब्रेक कर कोई स्टेलमेट हो जाता है, कोई कंसेंसस नहीं आता है। कि आपको अगर क्लाइमेट लेके इतनी चिंता है तो डेवलपिंग कंट्रीज को दे दो ना मुफ्त में, या सब्सिडाइज रेट में। देगा नहीं, क्योंकि ट्रांजिशन इज वेरी चैलेंजिंग।
तो उनके लिए रिन्यूएबल एनर्जी में अगर कोई एंड टू एंड इंटीग्रेशन करता है कि हम आई नो एग्जैक्टली हाउ टू मैनेज ग्रीन, आई कैन, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन का प्रॉब्लम है, उसको फिजिबल करना है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड दे हैव वर्क। उनके सर प्लान है अदानी के $35 बिलियन इन्वेस्टमेंट प्योरली इनटू ग्रीन हाइड्रोजन एंड रिन्यूएबल एनर्जी हाइब्रिड प्लांट बनाना, एंड टू एंड इंटीग्रेटेड। वो मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट ऑफ दिस इकोसिस्टम। They are creating an ecosystem, supply chain, a resilient supply chain within the country on energy. ये आसान चीज नहीं है। तो इसमें इनको प्रॉब्लम है कि वो आत्मनिर्भरता आ गई तो सर डिपेंडेंस अगर पूरा खत्म हो जाए इस चीज में, तब तो इंडिया मुफ्त में देना शुरू करेगा। वो तो 5G दे दिया था, वैक्सीन दिया था, चिल्लाने लगे थे सब नॉर्थ से, ग्लोबल नॉर्थ से, अरे वैक्सीन दे रहे हो मुफ्त में तो पैसा का क्या होगा फिर। ये प्रॉब्लम है उनका सर। ये प्रॉब्लम है, इसीलिए वो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करवाना चाहते हैं, वो भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, बिकॉज आई थिंक रशिया इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट। और ट्रम्प और उसके जो लोग हैं, दे आर ऑलरेडी इन टॉक्स विद पुतिन एंड दे आर थ्रेटनिंग येलेंस्की, तुमको देख लेंगे, आ जाएंगे 20 तारीख के बाद में। तो क्या एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग ऑन दैट फ्रंट? सर देखिए, जेलेंस्की, अगर मैं सही पैमाने में आपको बोलूं, जेलेंस्की जिस दिन लड़ाई खत्म हो गई, अगर ट्रंप आके लड़ाई खत्म करेगा तो इसका मतलब एक ही है कि इट विल एंड, जहां पे जो है वहीं पे रहेगा। मतलब डॉनबास जो रीजन है, लुहांस्क और डोनेट्स्क, वो चला जाएगा इसके पास, रशिया के पास, और बाकी भी कुछ क्राइमिया तो है ही। तो जेलेंस्की जिस दिन लड़ाई खत्म हो गया, उस दिन जेलेंस्की बन जाएगा टोटली 100% डिस्पेंसेबल कमोडिटी। वो उसके पॉलिटिकल करियर खत्म तो छोड़ ही दीजिए, उसका सर्वाइवल एट स्टेक हो जाएगा। तो उसके लिए लड़ाई को जारी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए उसको पता है कि वो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम ATACMS, उसको कुछ नहीं होता है, 300 किलोमीटर रेंज है। उसके बाद फ्रांस ने बोल दिया स्कैल्प, जो हमारे पास स्कैल्प मिसाइल है 500 किलोमीटर तक रेंज है, उसको वहां पे स्टॉर्म शैडो कहा जाता है। इट्स ए US फ्रांस कोलैबोरेशन। उसने बोल दिया कि तुम वो स्टॉर्म शैडो भी इस्तेमाल कर लो। उसके बाद मिराज 2000 दे रहा है फ्रांस, अभी दे रहा है डेनमार्क दे रहा है F-16। सर मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ऑल्दो आई डोंट वांट टू बी ट्रू, आई डोंट वांट टू बी प्रूव्ड राइट, मैं नहीं चाहता हूं कि आई एमर्ज एज राइट इन दिस, क्योंकि मैंने वो जिस दिन अटैक हुआ था उसके एक दिन पहले मैं डिस्कस कर रहा था कॉल चैनल में, मैंने बोला था कि वो कुछ बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसका वॉरहेड बहुत लिमिटेड होगा। तो वो दिखाएगा कि आई कैन रीच पेरिस बर्लिन नेक्स्ट टाइम, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। और अब जो पुतिन ने बोल दिया है कि इसके बाद दो चीज उसने बोला है कि अब देखिए उनका जो वर्ड्स है, वर्डिंग्स देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 उसने ये कहा कि अगर कोई नॉन न्यूक्लियर स्टेट अटैक करता है रशिया को और उसको सपोर्ट करता है कोई न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री, तो इसका मतलब होगा वी विल कंसीडर दिस एज ए जॉइंट अटैक, और जो न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है उसको भी हम, न्यूक्लियर आर्म कंट्री है उसको भी हम अटैक करेंगे। दैट्स नंबर 1। वो थ्रेशोल्ड नीचे कर दिया न्यूक्लियर का। दूसरी चीज उसने ये कहा कि जो जो देश सप्लाई कर रहा है वेपन, उसको भी हम अटैक कर सकते हैं। इसमें फ्रांस आ जाता है, जर्मनी आ जाता है, डेनमार्क, मतलब 30 के करीब देश आ जाता है। और सर वो उल्टी वो उड़ता तीर पिछवाड़े में लेने जैसा होता है ना, सॉरी फॉर माय वर्डिंग, पर वो जितने सारे स्कैंडिनेवियन देश है, फिनलैंड, स्वीडन, ये कोई नेटो का पार्ट नहीं था, सारे नेटो का पार्ट हो गया। और पहला तो मतलब इनको भी डर पड़ी है कि पहला मिसाइल शायद यहां ना गिरे। अब तो वो हर दिन यूरोप में सर अब वो बोल दिया है कि यू स्टार्ट storing, you start having reserve of your ration. तो Zelensky will be desperate to do something. बाइडेन के पीछे जो लोग हैं वो भी डेस्परेट होगा। तो माहौल ऐसा हो सकता है कि अगर कोई स्टॉर्म शैडो मिसाइल यूज किया जाए या कुछ भी यूज करे जिससे कैजुअलिटी हो जाए काफी बड़े पैमाने में रशिया में, उसके बाद पुतिन के लिए ये बोलना रशिया में कि नहीं नहीं ट्रंप आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, इसीलिए मैं कुछ नहीं करूंगा, तो ये पुतिन के लिए बहुत पॉलिटिकली चैलेंजिंग होगा। क्योंकि पुतिन ने दिखा दिया रशिया में, पुतिन प्रोजेक्शन हैज बीन कि पुतिन इज रशिया एंड रशिया इज पुतिन। पुतिन विल नॉट बी एबल टू स्टॉप इट हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, क्योंकि जो भी उसका क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगा। तो देन पुतिन माइट बी कंपेल्ड
तो ये जो है ना, इट माइट यू मे कॉल इट अ ट्रैप, लेकिन इस तरह से वो करने का कोशिश करेगा, ऐसा नहीं कि कर देगा, बट कोशिश करेगा ताकि पुतिन डज समथिंग डिवास्टेटिंग एंड अटैक्स सम अदर कंट्री एज वेल एंड नॉट जस्ट यूक्रेन, और तभी वो रशिया वर्सेस नेटो हो जाएगा। और नेटो जिसका सर्वाइवल एट स्टेक है, मैं इसीलिए सर्वाइवल एट स्टेक बोल रहा हूं क्योंकि ट्रंप आके आने के बाद बोल देगा कि नेटो का फंडिंग बंद हो जाएगा, बंद बंद कर देंगे। नेटो देशों को बोलेगा कि भाई तुम भी पैसा दो, और ये जो कंडीशन लगा रहा है कि एक्स के ऊपर कुछ, ट्विटर के ऊपर शायद वहां पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, तो ट्रम्प बोल रहा है कि अगर ट्विटर के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होगा तो नेटो के ऊपर जो भी है, वी विल नॉट अलाउ एनी मोर फंडिंग ऑफ नेटो, अगर वो प्रोपोर्शनेट नहीं होता। तो सर नेटो का खुद का सर्वाइवल एट स्टेक हो जाएगा अगर हाथ पीछे कर लेगा अमेरिका। बिकॉज ऑफ दैट नेटो अपने एग्जिस्टेंस को रेलेवेंट रखने के लिए इट विल बी डेस्परेट फॉर समथिंग। जो सर वॉर मॉन्गर्स होता है ना, वो नहीं सोचते कि कैजुअलिटीज कितना हो रहा है, तो दिस माइट बी अ पॉसिबिलिटी, दे विल ट्राई फॉर समथिंग। उसका आउटकम के बारे में कोई सोच नहीं रहा है, बट ये भी प्रॉब्लम है कि अमेरिका यूरोप में सर लड़ेगा कौन? एक टाइम बाइकिंग होते थे, आजकल तो सर लड़के वो लड़कियों की कपड़े पहन के वो लिपस्टिक लगा के घूमते हैं कि आई एम न्यू एज हाफ वुमन, और ये सब तो वोकिज्म है वहां पे। आई डोंट थिंक दे फील लाइक फाइटिंग अगेंस्ट रशिया, बट देर इज अ प्रॉब्लम। अब जितना भी ट्रम्प कोशिश कर ले कि चलो किसी तरह से 20 जनवरी तक कुछ ना हो, आपके दूसरे तरफ जो बैठे हैं वो भी सोच रहा है कि हमारे पास 20 जनवरी तक ही टाइम है, ये सोच रहा है। इसके बीच में ऐसा नहीं कि 20 जनवरी के बाद सब खत्म हो जाएगा, वो डीप स्टेट नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। बट वो जो उनका जो कॉन्सेप्ट था कि वी विल क्रिएट जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, वहां से लड़ाई होगा, उससे वी विल सेल आर्म्स, उसमें बहुत सारे इश्यूज हो सकता है। थर्ड, इफ यू लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन मिडिल ईस्ट, ट्रम्प कोशिश कर रहा है कि कोई एक न्यूक्लियर एटॉमिक एक नेगोशिएशन, न्यूक्लियर नेगोशिएशन ईरान के साथ हो जाए, कोशिश कर रहा है। देयर आर बैक चैनल कम्युनिकेशन गोइंग ऑन। अगर सर वो नेगोशिएशन हो जाता है तब तो सर वहां पे भी लड़ाई खत्म हो जाएगा, अब कोशिश करेगा। और वन ऑफ द कंडीशन आई एम श्योर ईरान विल गिव इज दिस कि अगर तुम मुझे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में ले लोगे, सो आई विल बी ओके विथ ऑल दिस। सो ताकि अटैक ना खत्म हो, ताकि लड़ाई खत्म ना हो, तो उसके लिए भी सर कुछ किया जाएगा ताकि ईरान रिटेलिएट करे, और ईरान रिटेलिएट कर सकता है इजराइल के ऊपर। देयर आर वॉरमोंगर्स इन दैट कंट्री एज वेल। तो अभी सर सिचुएशन ऐसा है ना, यू कैन, मतलब कोई भी नहीं बोल सकता कि 20 जनवरी तक सब ठीक हो जाएगा या शांत रहेगा। इट इज हमारे जैसा नहीं है कि केयर टेकर गवर्नमेंट तुरंत चला जाता है, वहां पे ट्रांजिशनल गवर्नमेंट होता है, ठीक है, इंटरनल पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकते, लेकिन एग्जीक्यूटिव डिसीजंस कुछ ले सकते, थिंक कीपिंग ये बोल के कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट स्टेक है, यही होता है। अभी वो जो एटीएस सीएमएस वाला, फिर नहीं तो ट्रंप ने, बाइडेन ने कैसे परमिट कर दिया, अब तक परमिट नहीं कर रहा था कि रशियन टेरिटरी में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, यू कैन यूज इट ऑन यूक्रेनियन टेरिटरी ऑक्युपाइड बाय रशिया। लेकिन जब जिस दिन वो इलेक्शन हार गया, उसके 2 दिन बाद उसने बोल दिया कि हाँ तुम इस्तेमाल कर लो रशिया के ऊपर। इसका मतलब आप उनका मेंटालिटी देखिए, दे मे हैव स्टार्टेड विद एटीएस सीएमएस बट दे मे गो अप टू समथिंग एल्स। और उसके बाद प्लान यही था कि वहां पे करो और इंडिया को चारों तरफ से घेरो। सो दीज आर इंटरेस्टिंग टाइम्स, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि क्या होने वाला है। बैक टू यू सर। अच्छा, और इनके साथ एक और भी समस्या है, क्योंकि इन्होंने वेपनाइज किया बांग्लादेश को, और दूसरी तरफ जिसको पाकिस्तान को जिसको वेपनाइज कर रहे थे, वो पाकिस्तान अपने ही चक्कर में फंस गया है बुरी तरह से। नहीं मुझे तो, अच्छा सम पीपल वर सेइंग इट, उसमें तो लॉजिक था कि बिकॉज पाकिस्तान इज बिकमिंग ऑलमोस्ट लाइक आउट ऑफ कंट्रोल, तो ये जितने सारे न्यूसेंस वैल्यू जो पाकिस्तान का था उसको आउटसोर्स कर दो बांग्लादेश में। ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अब पाकिस्तान का अंदरूनी हालत देखिए, इट्स नॉट वेरी गुड। अच्छा, ये जो शिपमेंट हुआ पाकिस्तान से बांग्लादेश में, जाहिर है उसमें गुलाबों का फूल तो नहीं सर आया होगा। सो पॉसिबिलिटी ऑफ सर्वेलेंस वेपन्स, सर्वेलेंस सिस्टम्स इज वेरी हाई। तो ये अगर शिपमेंट जारी रहता है, इट्स अ वेरी बिग इशू फॉर इंडिया, वेरी बिग इशू। और वहां से तो सर
वहां के ढाका यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर ने भी ओपनली बोला कि हमारे एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ होना चाहिए और पाकिस्तान का घाघरी मिसाइल यहाँ पे डिप्लॉय होना चाहिए। तो इस बीच में अगर अमेरिका भी कुछ बांग्लादेश को देने की कोशिश करे, हालांकि उसके भी चेक्स एंड मेजर्स करने की कोशिश ट्रंप करेगा, क्योंकि ट्रंप के भी बंदे शायद बाय दिस टाइम इज देयर, बट द पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट कि कुछ ऐसे दे दो बांग्लादेश को कि ताकि वो माहौल बहुत खराब रहे। बेसिकली सर वो चाहता क्या है? क्या वो बांग्लादेश की बेहतरीन बांग्लादेश तैयार करने की कोशिश थोड़ी उनका मनसा है अमेरिका का? नहीं, बांग्लादेश इज जस्ट डिस्पेंसेबल कमोडिटी टू क्रिएट क्राइसिस इन इंडिया, ताकि इंडिया चारों तरफ से क्राइसिस में घिरे रहे। दैट इज इट, नथिंग एल्स। क्योंकि बांग्लादेश का सिचुएशन, और वो चाहते भी है कि बांग्लादेश का सिचुएशन और खराब हो ताकि रेडिकलाइजेशन बढ़े। वो चाहते हैं, बेसिकली वही चाहते हैं और कुछ नहीं है। नहीं तो कोई सर, इनके पास सर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है बांग्लादेश के पास। अभी अदानी के वो जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है उसको नेगोशिएट करने की, कैंसलेशन की बात कर रहे हैं, करो भाई, अंधेरे में रहो, कोई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रियलिटी देखिए वहां पे उसके क्या होगा, नाराजगी बढ़ेगी, सिविल अनरेस्ट होगा, जो भी होगा, रेडिकल एलिमेंट तो खुल के बहुत कुछ बोल रहा है। सो हाँ, देखिए तो दिस इज अ क्या, रियलिटी। जब किसी भी इस्लामिक सोसाइटी में इस्लामिक रेडिकलिज्म बढ़ता है, अब तो एक ही बात कहते हैं वो कि भाई दुनिया, जिंदगी तो मौत के बाद शुरू होती है। तो तुम क्या इस हाँ, जिंदगी के साथ जो है वो इतना वो कर रहे हो? हमारी जिंदगी का असली मकसद तो जो क़यामत के बाद वाली जिंदगी है वो है। जब ये लॉजिक आ जाता है तो एनी सेन पर्सन हैज टू शट अप एंड शट शॉप। और यहाँ पे सर ये, हाँ 100% आपने सही कहा कि ऐसा ही हर जगह हुआ है। लेकिन बांग्लादेश में ये जो एक डीप डिविजन्स विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी भी जो है, कि एक पक्ष है जो वो जो जो आंदोलन किया था 1971 में मुक्ति योद्धा वाला, तो दैट डिवाइड इज वेरी बिग। वो उनको पसंद नहीं है ये जो इनके जमाते या बाकी ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है। तो देर आर डीप सिमरिंग डिसकंटेंट विद इन बांग्लादेश, और इसी वजह से देर इज अ क्रेविंग की हसीना वापस आ जाए। क्या होगा पता नहीं, बट इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। बांग्लादेश इज एमर्जिंग एज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। आई डोंट नो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शायद उसका कुछ पॉलिसी है, आई एम श्योर देयर इज अ प्लान बी फॉर दिस, बट इट इज समथिंग, इसको अगर इफ यू डोंट निप इट इन द बर्ड, प्रॉब्लम तो बढ़ेगा सर, बहुत बड़े पैमाने में प्रॉब्लम बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई वो लड़ाई करने आएगा, बट वो इंसर्जेंसी मिलिटेंसी सिर्फ नहीं, वो सिर्फ सप्लाई ऑफ वेपन्स हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। देयर इज अ शिपमेंट रूट दे हैव साइंड विद पाकिस्तान नाउ। और ये ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक पाकिस्तान, ऐसा नहीं है, डीप डिविजन्स है, लेकिन वो डीप डिविजन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। 20 जनवरी तक, एज आई स्टेटेड अगेन, इट्स नॉट वेरी वेरी इजी फॉर एनीवन। हाँ, ये जो दो आप बोल सकते हो कि हरियाणा और महाराष्ट्र का जो आउटकम है इलेक्शंस का, या फिर अमेरिका के इलेक्शन का जो आउटकम है, that gives some respite, that gives a playing field, it gives you time कि prepare करो, sort out करो, but the challenges do remain। और यहाँ पे भी तो बहुत सारे जो है, इनके पैसे की कमी तो सर है नहीं डीप स्टेट के पास, वो करता तो उसके बाद भी रहेगा। they'll try to co-opt, उन्होंने पहले इंडिया को co-opt करने का कोशिश किया, बट co-opt नहीं कर पाया। तो they'll try to do, और ऐसा नहीं कि 20th के बाद खत्म हो जाएगा, you have to keep fighting। तो जब ट्रंप का जो वॉर शुरू होगा डीप स्टेट पे, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा फिर भारत के और डीप स्टेट के रिलेशन में? नहीं, ट्रम्प देखिए, ट्रम्प क्या करेगा, ट्रम्प विल डू 3-4 थिंग्स। ट्रम्प बोलेगा डीप स्टेट जो भी है कि हाँ तुम्हें धंधा करना है, तुम धंधा करो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बट 2-3 चीजें हैं, वोकिज्म खत्म करो, लेफ्ट रेडिकलिज्म को खत्म करो, बी एंटी चाइना, और कोर प्रिंसिपल्स ऑफ अमेरिका जो है, कंजर्वेटिव जो है, वो उससे आप हटो मत। दिस इज वन थिंग, दिस इज वेरी क्लियर। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये थोड़ी होगा कि ब्लैक रॉक अपना धंधा बंद कर देगा, नहीं तो अमेरिका का जीडीपी इतना बड़ा कैसे होगा? सो ही विल co-opt विद द डीप स्टेट। वो हर किसी के साथ लड़ाई नहीं कर पाएगा, दे कैन नॉट, सिर्फ इलोन मस्क के भरोसे वो पूरा अमेरिका नहीं चला सकता है। सो ही विल डू सर्टेन थिंग्स, बट आई थिंक, और आप देखेंगे जो भी ये प्लेयर्स है अमेरिका के, जो यहाँ पे प्रॉब्लम भी कर रहा है, ये भी इंडिया को पता है। तो इंडिया भी वही बोलेगा कि लुक, यू वांट टू डू बिजनेस इन इंडिया, प्लीज बी मेक इट क्लियर कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, देन इंश्योर दैट हमारी जो स्टेबिलिटी है और सोवरेंटी है उसके ऊपर कोई इंपैक्ट ना आए।
ये तो बोला जाएगा। लेकिन इसके साथ दो तीन चीजें हैं जो मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं जो हो सकता है। सर, अमेरिका में पहले भी एंटी ट्रस्ट लॉ से कंपनियों को तोड़ा गया है। एटीटी को तोड़ा था। एटीटी को तोड़ा था, स्टैंडर्ड ऑयल जो था उसको तोड़ दिया गया था। इस बार ये देखना है क्योंकि इसके ऊपर बात शुरू हो गई वहां पे, स्पेशली द बिग टेक कंपनीज के ऊपर। बिग टेक कंपनीज के ऊपर बात शुरू हो गई है कि ये तो दे आर गोइंग बियॉन्ड ऑल नॉर्म्स ऑफ सोवरेंटी एंड व्हाट यू मस्ट डू इन टर्म्स ऑफ रेस्पेक्टिंग सोवरेंटी ऑफ कंट्री। सो दिस इज एन इशू, वी हैव टू सी दिस कि वो तोड़ता की है कि नहीं। वो थोड़ी डीप स्टेट तो कंट्रोल खत्म करेगा नहीं करेगा, वो बोलेगा यू हैव टू, विल ट्राई टू कट देम टू साइज, दैट्स इट। वेदर ही डज इट और नॉट आई डोंट नो, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच आउट फॉर। एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे रिसेंटली कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया से शायद या किसी से, आई एम नॉट वेरी क्लियर, एक फाइन लगाया गया व्हाट्सएप के ऊपर। वो 200 करोड़ के ऊपर का एक फाइन लगाया गया है। दिस फाइन वाज यू नो इलेक्शन रिजल्ट, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यूएस इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर निर्भर करके ये फाइन लगाया गया है, बट दिस इज अ प्रोसेस विच हैज स्टार्टेड इन इंडिया नाउ, ये पहले नहीं था। यू आर एक्चुअली पुटिंग हेवी फाइन ऑन दीज बिग टेक जायंट्स। तो बिग टेक जायंट्स के ऊपर इंडिया क्या एक्शन लेगा, इट इज इंपॉर्टेंट टू सी, इट विल मे डिपेंड अपॉन कि यूएस क्या एक्शन लेता है। वहां पे एंटी ट्रस्ट लॉ अप्लाई करता है कि नहीं करता है, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर इलॉन मस्क रिमेन्स वेरी इंटरेस्टेड कि ये इस्तेमाल किया जाए। दैट्स वन। इंडिया में सर इट इज टाइम कि बिग टेक कंपनीज जो है उसके ऊपर कुछ काम किया जाए, दैट इज फॉर श्योर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कम से कम उनको बोलिए कि आप यहाँ पे एक सब्सिडरी बनाइए, डेटा सेंटर लोकलाइज कर दीजिए और डाइवेस्ट स्टेक, और यहाँ पे इंडियन डायरेक्टर्स होना चाहिए इन योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो फॉरेन रजिस्टर्ड कंपनी की तरह ऑपरेट करेगा, यू डोंट कम अंडर द नॉर्म्स, दैट कैन नॉट गो ऑन फॉर एवर। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ इशू है। ऑस्ट्रेलिया में एक पॉलिसी लाने की कोशिश की गई थी, बिल, जहां पे इन लोगों ने क्लेम किया था, अनाउंस किया था कि दे विल पुट अ फाइन टू द एक्सटेंट ऑफ 5% ऑफ द ग्लोबल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। वो जितने सारे डिजिटल मीडिया कंपनी, सोशल मीडिया कंपनी, उनके ऊपर उनकी बात हो रहा है। हालांकि वो रुका गया, रोक दिया गया, बट इस वजह से इस तरह से सोचा जा रहा है। और अमेरिका के तो कांग्रेशनल हियरिंग अगर आप देखेंगे, जिस तरह से इनकी धुलाई होती है, चाहे वो उनके गूगल के सीईओ हो या फेसबुक के सीईओ, धुलाई होती है पूरी। तो दे आर ऑल्सो वेरी वरीड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, वी हैव टू सी होता है कि नहीं। और अगर होता है सर, तब तो इंडिया में भी होगा। अगर नहीं भी होता है, बट आई वुड स्टिल बिलीव कि इंडिया में बिग टेक के ऊपर एक पॉलिसी होना चाहिए। यू कैनॉट डू अवे विद द बिग टेक कंपनीज, दे आर नीडेड, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए भी वो चाहिए, बट यू नीड टू पुट अ रेगुलेटरी नॉर्म फॉर देम। वो ऐसा नहीं हो सकता है कि अपने अपने हिसाब से पूरा जो मर्जी करे। दैट इज समथिंग वी हैव टू वॉच आउट फॉर। और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी जो है अमेरिका में, वो क्या करता है, दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग टू वॉच। और वहां पे उसको देख के इंडिया में कुछ रिफॉर्म्स लाता है कि नहीं, गवर्नेंस में, ब्यूरोक्रेसी में, या फिर मुझे लगता है अकाउंटेबिलिटी सर हर एक पीएसयू में होना चाहिए। और ब्यूरोक्रेसी में भी आई बिलीव कि आप उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दो, डेलीगेट दम अथॉरिटी एंड मेक दम अकाउंटेबल ऑल्सो। अकाउंटेबल का मतलब यह नहीं कि तुमने वो उसको पैसा क्यों दिया उस कंपनी को, फिर वो ये पॉलिसी क्यों लाया, वो खत्म हो गया या लॉस मेकिंग हो गया। लॉस हो सकता है सर, इट इज नॉट नेसेसरी हर एक पॉलिसी में प्रॉफिट होगा। हाँ, लेट द ब्यूरोक्रेट टेक द ऑनर्स, ठीक है, आई डिड इट वाज अ ऑनेस्ट मिस्टेक, गिव देम दैट राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको इतना पेनलाइज करो कि वो डर के मारे डिसीजन ही ना ले पाए। बट कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी जगह इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि ये टेम्पलेट डिसाइड करेंगे व्हाट हैपेंस इन यूनाइटेड स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इंडिया वो कॉपी करेगा, बट आई थिंक इट विल बी व्हाट इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच आउट फॉर। और देखना सर ये भी है कि ट्रंप क्या करता है ब्रिक्स के साथ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ब्रिक्स बंद कर हो जाएगा, लेकिन ट्रंप कोऑप्ट करेगा कि क्या करेगा, दैट फॉर मी इज समथिंग आई वुड वॉच आउट फॉर। ओके, अब एंड में ये बताइए कि ये जो इमरान खान का लेटेस्ट शगुफा चल रहा है पाकिस्तान में, ये किसके द्वारा इंस्पायर्ड आपको लगता है? नहीं, इमरान खान का सर ये है कि देखिए, ये जो रेजिम चेंज तो सर हुआ था वहां पे, देयर आर स्ट्रॉन्ग वो तो साफ एलिगेशंस साफ ऑफ था, डोनाल्ड। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल बिल्कुल अगर आप देखेंगे
बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जाते टाइम अगर आप देखेंगे हम यहाँ पे भी उसका इम्पैक्ट दिख रहा है कि हमें भी लगता है कि थिंग्स विल बी बेटर, नॉट बिकॉज कि हमने कोई गलती किया है, बट बिकॉज उनका वो इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच ही है। तो शायद पाकिस्तान में भी ये होप है कि यार ये चला जाए तो फिर वी कैन रिवाइव, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ट्रंप अगर आ जाए विदाउट यूएस ब्लेसिंग इवन इन पाकिस्तान, जो प्रोटेस्टर्स होते हैं अगर डेमोक्रेसी के लिए कोई प्रोटेस्ट करे उसके ऊपर गोली चलाना या जो इन लोगों ने किया था वो करना आसान होगा। सो आई थिंक वहां पे भी ये इशू है कि क्या करे अगर इमरान खान को मतलब परमानेंटली रखे या निकाले। सो देयर विल बी सम काइंड ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन देयर आल्सो, कीपिंग इन माइंड। जैसे बांग्लादेश में है कि सोच रहा है कि भाई 20 जनवरी के बाद क्या होगा, आई थिंक दैट थॉट इज देयर इन पाकिस्तान एज वेल कि 20 जनवरी के बाद होगा क्या। एक तो ट्रंप वैसे ही वॉट लगाएगा, अगर वॉट ही लगाता है तो इमरान खान का लगाए उसी को सरकार में लाओ। मैं क्यों लू, उड़ता तीर मैं क्यों लू। मुझे लगता है कि वो शहबाज शरीफ भी ये सोच रहा है वॉट ही लगाएगा ना, वो गले तो नहीं लगाएगा, वो वॉट ही लगाएगा। अगर वॉट ही लगाएगा तो इमरान खान को सामने करो, उसके ऊपर लगे, मेरे ऊपर ना लगे। जो करना था जो बनाना था मैंने बना दिया। सो यू माइट सी सडनली वो बोलेंगे कि नहीं लेट्स फॉर डेमोक्रेसी अलाउ देम टू कम टू पावर, क्योंकि उसको पता है कि क्या होने वाला है। और ट्रंप के लिए तो सर वो रुथलेस है ऑन सर्टेन इश्यूज, वो तो उसको फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान इज, आई थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन। तो दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। तो वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। आई थिंक जैसे आपने कहा है कि नेक्स्ट 2 months आर गोइंग टू बी not only very interesting, very challenging also, and sometimes very entertaining. आइए इसी नोट पे आज की चर्चा को हम समाप्त करेंगे। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, पथिकृत जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।